हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, नया साल आ जाएगा और नया साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म कोई है तो वो बॉर्डर 2 है। आज मैंने बॉर्डर 1 फिल्म से एंजॉय किया, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ कुछ उसके फैक्ट्स शेयर करता हूँ। अच्छा, ये फिल्म मैंने कितनी बार देखी है मुझे भी नहीं पता। मेरी बचपन की वन ऑफ द फेवरेट फिल्मों में से ये एक है। कोई भी सिने प्रेमी, मुझे नहीं लगता कि इस फ़िल्म को न देखा हो, आप सिने प्रेमी हो चाहे ना हो। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ये फ़िल्म आपने ज़रूर एन्जॉय की होगी। फ़िल्म बनी भी बहुत शानदार थी। जेपी दत्ता साहब की मेहनत इस फ़िल्म में दिखती है। फ़िल्म इतनी रियलिस्टिक है कि आप आज भी जैसलमेर जाओगे, मैं 2 साल पहले गया हुआ था। जब आप लोगेवाला पोस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे इंडियंस को अलाउ है वहाँ तक, और उसके आगे अगर आप पिलर 65 तक जाना चाहते हो तो वहाँ सिर्फ़ आप इंडियंस जा सकते हो, फॉरेनर्स नहीं। पल्लोगी वाला पोस्ट जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी, जहाँ ओरिजिनल पाकिस्तानी टैंक्स आज भी रखे हुए हैं, जो गोले बारूद फटे नहीं थे वो भी रखे हुए, और जो मंदिर दिखाया गया था, मैं वहां तक गया हुआ हूँ। इस फिल्म का इम्पैक्ट ये है कि 20 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है और जो घटना घटी थी, कैसे सब कुछ हुआ था, पाकिस्तानी सेना कैसे आई थी, बॉर्डर फिल्म के थ्रू समझाई जाती है। अच्छा, ये भी शायद आपको पता हो चाहे ना पता हो, बॉर्डर फिल्म में ओरिजिनल सैनिकों ने भी रोल प्ले किया था। सदी से आना जो गाना है, उसमें जो सोल्जर्स को चलते हुए दिखाया गया था, जो पैर का लेयर आप देखेंगे कितना परफेक्ट था, वो ओरिजिनल सैनिक्स थे। तो फ़िल्म बहुत अच्छी थी और मैंने खुद कितने बार देखी है मुझे नहीं पता, पर एक मलाल मेरे अंदर हमेशा था कि इस फ़िल्म को मैं थिएटर्स में एन्जॉय नहीं कर पाया। तो मुझे लगा था ये मलाल मेरा बॉर्डर 2 रिलीज़ के पहले दूर हो जाएगा। जब गदर लगी थी, गदर 2, तो गदर 1 फिर से री-रिलीज़ हुई थी। मैंने देखा भी था क्योंकि गदर 1 मैंने हॉल में नहीं एन्जॉय किया था, उस समय काफ़ी छोटा था। तो मैंने एन्जॉय किया गदर 1 को भी थिएटर्स में, 2 हफ्ता पहले रिलीज़ हुई थी रिलीज़ के। पर जब बॉर्डर का अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे मन में आया कि हो सकता है कि बॉर्डर 2 के रिलीज के पहले बॉर्डर 1 भी 1 हफ्ते के लिए थिएटर्स में लगे, पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो कल मैंने इस फिल्म को फिर से एंजॉय किया। तो आइए इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक तत्व मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है कि आप वो जानते हो, और नहीं जानते होंगे तो आप एंजॉय करिएगा। बॉर्डर फिल्म है, इसकी स्टार्टिंग सनी देओल के साथ ही होती है। तो फिल्म में जितने भी अच्छे डायलॉग हैं सब सनी देओल के हिस्से में आए हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में सनी देओल और तब्बू को दिखाया गया है। तब्बू सनी देओल की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, सनी देओल इसमें मेजर कुलदीप सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब तब्बू को पता चलता है कि वॉर छिड़ने वाली है, तो वो अपने फादर को फ़ोन करती है कि प्लीज़ इनका ट्रांसफ़र किसी तरह रुकवा दीजिए। ये बात सनी देओल सुन लेते हैं और वो तुरंत फ़ोन लाइन पे ही बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूँगा। जैसे मैंने बोला ना, फ़िल्म में कई ऐसे-ऐसे डायलॉग्स आए हुए हैं, जो जितने भी शानदार डायलॉग हैं, आगे भी कई ठो हैं, वो सब सनी देओल के हिस्से में आए हैं। फिर जैकी श्रॉफ को दिखाया जाता है, वो एक एयर फ़ोर्स में उसी समय एक प्लेन दिखाया गया था, हंटर। उस प्लेन की कुछ माइनस पॉइंट्स था, जो उस प्लेन के माइनस पॉइंट के कारण ही पूरे रात 120 जवानों को 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करना पड़ा। इस बारे में मैं आगे बताऊँगा। उस प्लेन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो नाइट में नहीं लड़ सकती थी, वो सिर्फ़ दिन में ही लड़ाई कर सकती थी। और उस समय जैसलमेर में सिर्फ़ यही थी हंटर प्लेन्स। तो इसीलिए अब रात में ही हमला होता है लोहेवाला पोर्ट्स पे। पूरी रात कुलदीप सिंह को 120 जवानों के साथ ही पूरा मोर्चा सँभालना पड़ता है। तो ऊपर से ऑर्डर्स थे, आप चाहो तो पीछे हट सकते हो, पर आखिरी फैसला आप पे छोड़ा जा रहा है। तो कुलदीप सिंह के साथ जितने भी 120 जवान थे, उन्होंने भी पीछे हटने का फैसला नहीं लिया। वो लड़ना चाहते थे और लड़े भी, और क्या रिजल्ट था ये हम सब जानते हैं। फ़िल्म के फिर आगे बढ़ती है, फिर इनको भेजा जाता है, ये 120, ये तो पंजाब में थे, इनको भेजा जाता है राजस्थान 120 जवानों को सँभालने के लिए। तो जब ये पहुँचते हैं तो बेस पे जब बातचीत होती है तो लोहीवाला पोस्ट के बगल में सादे वाला पोस्ट भी था। 65 की जंग में पाकिस्तानी वहीं से घुसने की कोशिश किए थे। तो इन लोग को डाउट था कि हो सकता है इस बार भी वही प्रयास करें। तो 600 की बटालियन साडे वाला पे पोस्ट की गई थी और यहाँ सिर्फ 120 जवान। तो सनी देओल कहते भी हैं कि आप क्या सोचते हो कि जो गलती उन्होंने 65 में की थी वो गलती वो फिर दोहराएँगे? तो भाई अब ये सब फैसले वहाँ तो होते रही है, तो ऊपर से होते हैं। तो वो बोले वो तो हमारी बात नहीं सुन रहे, आप तो सुनो। फिर सनी देओल वहाँ जाते हैं, फिर एंट्री होती है अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना इतने मासूम इस फ़िल्म में लगे हैं, पर जो एज का रोल वो प्ले कर रहा है, वो एकदम उन पे जमता है। और जितने भी इमोशनल एंगल मैं कहूँगा फ़िल्म के आए हैं, वो अक्षय खन्ना के अंडर ही आए हैं। चाहे राखी उनकी माँ का रोल प्ले कर रही है, फिर सुनील शेट्टी की एंट्री होती है, जो राजस्थान की एक राजे परिवार से थे, वो भी वहाँ पेस्ट है। वहाँ लोकल्स काफ़ी घुले-मिले हुए थे, वहाँ की मिट्टी से एक अलग अटैचमेंट उनका दिखाया गया है। जो फ़िल्म में आप देखोगे तो आप एन्जॉय करोगे। फिर कहानी आगे बढ़ती है, और भी कैरेक्टर्स हैं फ़िल्म में, सबको इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर एक दिन ये लोग नाइट में ऐसे ही वहाँ पे
घूम रहे थे तो एक जगह रोशनी दिखती है। तो उस टाइम सनी देओल थे, अक्षय खन्ना थे और सुनील शेट्टी थे। ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, जाते हैं तो सर्च करते हैं, तो कुछ वेपन्स नहीं मिलता, बाहर आते हैं। पर ऊँट जो घास खा रहा था वो काफ़ी ग्रीन थी, और ऐसी हरी घास सिर्फ़ पाकिस्तान में मिलती है। जैसे मैंने बताया कि सुनील शेट्टी का कैरेक्टर वही लोकल, वो का वहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। तो उसे सब कुछ पता था कि यहाँ पे दूर-दूर तक क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। फिर ये लोग तुरंत जाते हैं और बिना कुछ सवाल के सनी देओल तुरंत गोली मार देते हैं। 5-6 बंदे थे, अच्छा 5 तो मर जाते हैं, छठवां को गोली गर्दन में लगती है और वो अक्षय खन्ना का पैर पकड़ लेता है। और अक्षय खन्ना ने शायद अभी तक किसी को मारा ही नहीं था, वो उल्टी कर देते थे। इसी पे वो काफी गुस्सा होते हैं सनी देओल, और बोलते भी हैं कि तुम्हारे बाप भी फौज में थे, तुम उनके बेटे हो ही नहीं सकते। अ, फिर कहानी आगे बढ़ती है तो रात में इनको बुरा लगता है अक्षय खन्ना का, दोनों बैठे होते हैं तो सूर्य शेट्टी वहां आते हैं, फिर दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। दोनों अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो पहले अक्षय खन्ना की कहानी शुरू होती है, एक गाना वहां पे इनके हिस्से में आया, फिर जब सूर्य शेट्टी की कहानी शुरू होती है तो एक गाना इनके हिस्से में आया है। संडे वो जाते हुए लम्हे उस सुसट्टी के हिस्से में आता है, और बाई बाई वाला गाना अक्षय खन्ना के हिस्से में आता है। जैसे मैंने बोला ना कि जो इमोशनल वाला एंगल है वो अक्षय खन्ना के साथ ही फिल्म में, जब इनके माँ वाला, अब माँ सहरा बाहर नहीं थी, अक्षय खन्ना की सगाई होती है, पर तुरंत बुलावा आ जाता है कि जंग छिड़ने वाली है, सभी ऑफिसर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। जब वो वापस आते हैं, उनकी माँ अंधी हो चुकी थी, उन्हें दिखता नहीं था। तो वो सीन भी इमोशनल था। लास्ट में जब अक्षय खन्ना मरता है तो मरने ही वाला होता है, तो उसको आँख के सामने वॉर में राखी का कैरेक्टर जो उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है, सेहरा हाथ में लिए दौड़े, तो वो सीन काफ़ी इमोशनल था। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर जैसा था, वॉर वाला दिन भी आ जाता है। अच्छा, फ़िल्म की लेंथ 2 घंटा 52 मिनट है, हाँ, 2 घंटा 52 मिनट 56 मिनट है। 2 घंटा 56 मिनट में 1 घंटा 7 मिनट वॉर सीन है। जब 1 घंटा 7 मिनट की फ़िल्म बची होती है तभी लास्ट में वही सनई से आता गाना आता है। उस गाने की भी जो सबसे इमोशनल टचिंग वर्ड था, गाना काफ़ी लंबा है पर जो सबसे इमोशनल टचिंग वर्ड था, वो अक्षय खन्ना के अंदर में आया। जब सभी उस गाने में सारे ऑफिसर्स अपने इमोशंस को रखते हैं। वो गाना इतना शानदार है। सभी, अच्छा, वॉर पे कई फ़िल्में उसके पहले भी बनी है, उसके बाद भी बनी है। पर इस फ़िल्म में एक सैनिक की लाइफ़, सैनिक की इमोशंस, फैमिली की इमोशंस की जब वो जाता है, तो उस समय परिवार चाहता है रोकना, पर देश के लिए रोक नहीं पाता है, और एक इंतजार जो आंखों में होता है, चाहे वो वाइफ हो गई, चाहे माँ हो गई, इन सब चीजों को इतने डिटेलिंग के साथ फोकस किया जेपी दत्ता साहब ने ना, चाहे कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरी तरह से उनकी फैमिली ने मिल के बनाया। डायलॉग उनके भाई ने लिखे थे, और राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तीनों जेपी दत्ता साहब ही थे। फिल्म का बजट 10 से 12 करोड़ के लमसम में था। फिल्म ने इंडिया में ही 39 करोड़ रुपया, वर्ल्ड वाइड तो 60 करोड़ प्लस कमाए थे। वो बात अलग है कि इस फ़िल्म के बाद कई फ़िल्में जेपी दत्ता सर ने डायरेक्ट की, पर वो मुकाम नहीं पा पाया जो बॉर्डर को मिला। इसके बाद इनकी रिफ्यूज़ी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिफ्यूज़ी फ़िल्म अच्छी थी। पर बॉर्डर से जो उम्मीदें हम कर चुके थे, जो एक्शन सीन हम लोग ने देख लिए थे वॉर के, तो वो चीज़ इसमें कमी थी रिफ्यूज़ी में। रिफ्यूज़ी की स्टोरी अच्छी थी, गाने अच्छे थे, और एक्टिंग भी दोनों का डेब्यू था, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का, तो एक्टिंग वाइज़ भी दोनों उतना निराश नहीं करते, पर फ़िल्म और बेटर बन सकती थी। फिर उसके बाद इन्होंने उमराव जान बनाई, कारगिल बनाई। अच्छा, बॉर्डर और कारगिल में एक अंतर, कारगिल 4 घंटे की लेंथ थी। बॉर्डर में क्या है कि इमोशंस, वॉर, वॉर का सेटअप, सब कुछ इतनी डिटेलिंग के साथ चलता है कि आप फिल्म के पहले फ्रेम से उसमें एंगेज हो जाते हो। कारगिल में ये चीज कमी थी। हाँ, ये बात अलग है कि पूरा रियलिस्टिक रखने की जेपी दत्ता साहब ने कोशिश की, जो अच्छी बात है। पर फिल्म में 2 घंटे बाद ना, 4 घंटे की लेंथ थी, आपको कुछ वॉर सीन रिपीटेड से लगने लगते हैं कि एक ही चीजें मैं बार बार देख रहा हूँ। शायद इसीलिए वो फ़िल्म फ्लॉप भी हो गई थी, पर वो फ़िल्म भी खराब नहीं। अगर कारगिल युद्ध की आपको सच्चाई जाननी है ना, तो वो फ़िल्म आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ फ़िल्म को बनाया गया था। फिर उसके बाद इनकी उमराव जान तो मैंने बताई थी, पलटन आई थी। पलटन भी फ्लॉप हो गई थी। जैसे मैंने पलटन में कहा, उसमें भी यही चीज़ था। जितने भी एक्टर्स थे, कैरेक्टर्स थे, हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, और लास्ट वाला वॉर भी उतना एंगेजिंग नहीं था। तो वो फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई थी। उसमें भी पहले अभिषेक बच्चन थे, फिर अब जेपी दत्ता, उस फ़िल्म का जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें यही था कि जेपी दत्ता सर का ये कहना था कि भाई, उन्होंने किसी को भी राइटिंग में नहीं दिया था कि रोल क्या है। अभिषेक बच्चन को यही चीज़ बुरा लगी थी कि कम से कम आप मुझे रोल तो बताइए, क्या रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है? पर उनका ये था कि सब कुछ उनके माइंड में है, आप चलो मैं वही बताऊँगा। तो यहीं पे दोनों के बीच में थोड़ा-सा, कह सकता हूँ कि, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और अभिषेक बच्चन ने फ़िल्म छोड़ दी। शायद उसी का असर है, शायद उस फ़िल्म में अगर अभिषेक बच्चन ने उस समय मना नहीं किया होता, तो शायद आज बॉर्डर 2 में मुझे, चाहे वरुण धवन के कैरेक्टर में, चाहे आपके रेहान शेट्टी है, किसी के कैरेक्टर में अब अभिषेक बच्चन भी दिखे होते। पर चलिए, अब तो वो फ़िल्म भी बन के फ्लॉप हो चुकी है, और ये भी फ़िल्म अब रिलीज़ होने वाली है।
हाँ, अच्छा अब हम लोग अपने बॉर्डर पे आते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 घंटा 7 मिनट फ़िल्म का वॉर सीन चलता है, वही संदेश से आगे गाना आता है, उसमें एक जो मैंने कहा कि सबसे इमोशनल जो एंगल उस गाने का था, वो अक्षय खन्ना के ही हिस्से में आया था। एक लाइन आती है, "वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, वहाँ पे है मेरी बूढ़ी माँ के पैरों को छू के उसे अपने बेटे का सलाम दे।" तो वो लाइन भी इतनी टचिंग थी और जब राखी का वो सीन दिखाया जाता है, बस इसी गाने के बाद पाकिस्तान फायर कर देता है। आर्टिलरी फायर वो कर रहे थे। होता ये है कि आर्टिलरी फायर क्या होता है कि आप बम वो गिराना शुरू कर देते हैं। टैंक्स आ रहे थे, टैंक्स की आवाज़ें बहुत ज़्यादा, अब आपके 200 टैंक्स हैं, उन 200 टैंकों की साउंड बहुत दूर तक सुनाई देगी, तो उनके साउंड को दबाने के लिए आर्टिलरी फायर की जा रही थी। पर अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बॉर्डर के पिलर नंबर 65 के पास ही था। अच्छा, पिलर नंबर 65 का भी एक किस्सा, अभी मैं अपनी बात पे थोड़ा-सा पीछे आता हूँ फ़िल्म में। जब संजय दत्त सॉरी सुनील सर सनी देओल सनी देओल जब पोस्ट को सँभालने गए थे वहाँ पे मेजर कुलदीप सिंह, तो वहाँ पे ये पिलर नंबर पहले तो लोगे वाला पोस्ट पे गए, फिर पिलर नंबर 65 वहाँ से दूर था, जहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। पिलर के इधर हिंदुस्तान है, पिलर के उधर पाकिस्तान है, तो वहाँ पे दोनों चौकियाँ थी, पाकिस्तान की भी, हिंदुस्तान की भी। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अक्षय खन्ना, सनी देओल और सुनील शेट्टी वहाँ पे गए थे, तो सनी देओल पिलर नंबर 65 तक चले जाते हैं। बस पैर आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो उस समय अक्षय खन्ना कहते हैं कि सर हिम्मत और पागलपन में थोड़ा तो अंतर होता है, स्नाइपर सामने थे पाकिस्तान के, वो आपको गोली मार सकते थे। सनी देओल एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं हमेशा उसी की धुन में रहता हूँ, वो अपने गॉड की बात कर रहे थे। अगर मेरे साथ कुछ होना होगा तो ज़रूर होगा, पर मैं जानता हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। और होता भी यही है। अच्छा, जब सदी से साला गाना जब लास्ट आता है तो सब अपनी-अपनी बात कह लेते हैं, पर लास्ट में सिर्फ सनी देओल एक डायलॉग मारते हैं कि मैं वापस आऊँगा, ये बात कोई, हाँ, उनके बोलने के बाद सब कहते हैं। और फ़िल्म में वापस भी सिर्फ वही आते हैं। फिर वैसे जैसे मैं बताया कि वॉर शुरू हो जाता है, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर पहुंच जाता है एकदम पिलर नंबर 65 के बाद, जहां से पाकिस्तानी आ रहे थे और उनके टैंक्स आ रहे थे। वो तुरंत मेजर कुलदीप सिंह को, सनी देओल को कॉल करते हैं कि पाकिस्तानी टैंक्स आ रहे हैं, तो उस समय ये क्लियर हो जाता है कि ये लोगे वाला पोस्ट पे भी हमला करेंगे। फिर तुरंत ये इन्फॉर्म जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर किया जाता है कि मुझे नाइट में ही एयर सपोर्ट चाहिए, तो ये बोलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उस समय सिर्फ हंटर प्लेन्स थे और हंटर प्लेन्स रात में लड़ाई नहीं करते थे। अब मॉर्निंग तक किसी तरह 120 महान जवानों को 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से ज्यादा टैंकों का सामना करना है। आप सोचो, आपके अंदर ही बूझ बमा जाएगा कि वो सीन, वो रात कैसी रही होगी। मैं बता रहा हूँ, 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर को इन्होंने आर्टिलरी फायर शुरू की थी और 4 दिसंबर को इन्होंने वो वहां तक पहुंच गए थे। तो 4 दिसंबर की रात में सरवाइव पूरा करना था और 5 दिसंबर की मॉर्निंग में, जैसा मैंने बताया कि फिर वो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर प्लेन के साथ आता है। अब वो रात का वॉर शुरू होता है। अब उस समय एक चीज सनी देओल ने दिमाग लगाया था कि एंटी टैंक माइन बिछा दिए थे। उसका लोड, उसका वो, मतलब वो जब तक टैंक के लोड उसके ऊपर न पड़े वो फटता नहीं है, तो उसके बिछने के प्लस पॉइंट ये था कि ये टैंक फिर आगे लेके नहीं आते, उसी प्लेस पे रोक देते हैं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पे एंटी माइन टैंक, अरे वो बिछे हुए हैं। जैसे इनका एक टैंक फटता है, ये वही रोक देते हैं। तो क्योंकि टैंक अगर वो लोहे वाला पोस्ट तक आ जाती, तो शायद वो जंग हम वही हार गए होते और कब्जा भी इनका लोगे वाला पोस्ट पे उस समय तो हो ही गया होता। फिर आगे जो होता वो अलग बात था, पर उस समय ये पोस्ट पे कब्जा कर लेते, क्योंकि भाई अब सैनिक टैंकों का सामना तो नहीं ना कर पाएंगे अगर टैंक ही चढ़ के लोगे वाला पोस्ट है। ये कुलदीप सिंह का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मूव था। तो पूरे टैंक वही रुक जाते हैं, फिर वहीं से शुरू होता है, फिर से अच्छा करना है, कैरेक्टर भी आ जाता है पोस्ट पे, फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर्स मरते हैं। सूर्य शेट्टी जो मरते हैं वो थोड़ा सा शायद बाद में उस पे मीम्स बने हो, पर उस समय वो सीन काफी इम्पैक्टफुल था। तो फ़िल्म बहुत शानदार है और इस फ़िल्म के सभी गाने अच्छे हैं, पर लास्ट में जो एक गाना आता है, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो गाना काफ़ी इमोशनल था। अब मुझे लगता है इस फ़िल्म का वो गाना उतना हिट नहीं हुआ था, पर अगर आप ध्यान से उस गाने की लिरिक्स सुनो, तो शायद उससे शानदार गाना कोई नहीं था। तो फ़िल्म कई मायने में बेहतरीन थी। आप सिने प्रेमी हो चाहे ना हो, पर अगर आपने बॉर्डर नहीं देखी है, तो शायद आप सच्चे देशभक्त नहीं हो। वो फ़िल्म नहीं थी, वो कह सकते हैं कि उस घटना का एक बायोपिक आप कह लीजिए, और जेपी दत्ता साहब की मेहनत उस फ़िल्म में दिखती है, शायद उसके बाद किसी फ़िल्म में वो मेहनत नहीं दिखी। जो डिटेलिंग, जो वॉर सीन हो गए। अच्छा, उस फ़िल्म की जो सबसे अच्छी बात थी कि सब कुछ रियलिस्टिक था। अच्छा, उस समय वीएफएक्स नहीं था, सीजीआई नहीं थी, तो जितने भी लोकेशन थे, सीन थे, सब रियलिस्टिक थे, तो देखने में मज़ा आता है। अब आते हैं बॉर्डर 2 पे। मैं फिंगर क्रॉस करके ही ये मूवी देखने जाऊँगा।
अच्छा, जहाँ तक मुझे स्टोरी समझ में आ रहा है कि नाइ जो आपकी 71 की जंग थी, उसी को रिक्रिएट किया गया है अनदर प्लेस पे। और जो सनी देओल वाला कैरेक्टर है और वरुण धवन वाला कैरेक्टर, वो उसी जंग को फिर से हमें दिखाएँगे शॉर्ट में, और बाकी रेहान शेट्टी और उन लोग का रोल अलग-अलग, जो उसी समय अलग जगह वॉर चल रही थी, उसे पेश करेंगे। बस यही है कि जो बॉर्डर, कैसे ना, कुछ चीज़ें आप शोले हो गई, बॉर्डर हो गई, डीडीएलजे हो गई, आप इन्हें रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। इन फ़िल्मों का मैजिक ही अलग है। तो अब उसे बनाना फिर से, अब वो इम्पैक्ट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। और जैसे मैंने बोला कि बॉर्डर की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी अपने जो इमोशनल एंगल, जो फैमिलीज के साथ था सैनिकों का, और वॉर सीन जो रियलिस्टिक थी। यहाँ पे वीएफएक्स का यूज साफ दिख रहा है ट्रेलर में, और वीएफएक्स मुझे कमजोर फील हुआ। पर अभी भी इस फिल्म के साथ मेरी उम्मीदें बनी हुई है। मैं फर्स्ट डे एंजॉय करूंगा, क्योंकि एक इमोशनल एंगल भी होता है ना, कि आपकी किसी फिल्म के साथ जुड़ा होता है। और जैसा मैंने अपने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि देखिए, जब गदर 2 का ट्रेलर आया था तब भी लोगों ने वीएफएक्स को लेके ऑब्जेक्शन किया था, पर कितनी बड़ी हिट हुई। सनी देओल की ऑडियंस अलग है, शायद जो गदर 1 देखे होंगे वो फिर गदर 2 देखने गए हों। सनी देओल के ऐसे भी ऑडियंस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वीएफएक्स कमजोर हो, पर हाँ, जो वॉर सीन है अगर उसमें डिटेलिंग के साथ पेश किया गया होगा, तो शायद वो मैजिक फिर से रिक्रिएट हो जाए। पर जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल राय बोलूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि जेपी, कोई और को तो मैं छोड़ दूँ, जेपी दत्ता साहब भी फिर से बॉर्डर को रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो मैजिक उस फ़िल्म का था। तो फ्रेंड्स, ये था इस फ़िल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो आप अगर ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? बिल्कुल देखी होगी, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो। तो आपको फ़िल्म कैसी लगी थी मुझे बताइएगा, और जो बातें मैंने आपको बताई, उन बातों के बारे में आप जानते कि नहीं जानते थे, वो भी हमारे साथ शेयर करिए। और कभी जैसलमेर जाइए तो लोगे वाला पोस्ट ज़रूर जाइए। आज भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी टैंक जो नहीं फूटे थे। अच्छा, नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में मैंने आधी कहानी बताई, जब वॉर रात में चलती रहती है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया कि जैसे ही सूरज उगता है, सुनील शेट्टी, ये जैकी श्रॉफ एरोप्लेन के साथ आ जाते हैं, हंटर प्लेन के साथ, और जैसे वो आते हैं पूरा गेम पलट जाता है। सारे टैंकों को उड़ा देते हैं, और पाकिस्तानी भी एयरफोर्स तब तक आ नहीं पाती है, और लोगे वाला हम लोग जीत जाते हैं। जैसे ही टैंक आती है, जितने भी सेना के थे, फिर वो सब लड़ना छोड़ के वो सब नाचना शुरू कर देते। उन्हें पता था कि अब हम जीत गए हैं। अब होता भी वैसा ही है, अब कुछ टैंक भागना शुरू कर देते, तो उस समय सारे टैंक नहीं फटे थे। तो 1-2 टैंक रह गए थे, आज भी लोग ये वाला पोस्ट पे वो टैंक रखे हुए हैं। कुछ बम जो गिरे थे, जो फटे नहीं थे, वो आज भी रखे हुए हैं। मैं 2 साल पहले गया था। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक शो चलता रहता है, वो जो भी 71